हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेसन नंबर 2 अपना लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट हो गया था और अपन ने उसमें देख लिया था कि समंक के संग्रहण की कितनी विधियाँ हैं। तो अपन ने जान लिया था कि यदि हमें समंकों का संग्रह करना है, हमें प्राथमिक समंकों का संग्रह करना है, तो उसकी 5 विधियाँ हैं। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, स्थानीय स्रोतों के द्वारा, प्रश्नावली बनाकर और प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरवाकर। अब अपन इस लेसन को आगे बढ़ा रहे, तो आज अपन देखेंगे कि जो आंकड़ों का अपन संग्रह कर रहे हैं या समंकों का संग्रह कर रहे हैं या जो अपना अनुसंधान है वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो है समग्र या समष्टि संग्रहण और दूसरा है न्यायदर्श प्रतिदर्श अनुसंधान। तो जैसे अपन ने उसकी 5 विधियाँ पढ़ी थी, उसके अलावा 2 और तरीके हैं जिसके द्वारा अपन समंकों का संग्रह करते हैं। और समंकों का संग्रह या अनुसंधान की इन दोनों विधियों के अंदर अपन पहले देखेंगे समग्र समष्टि संग्रहण, जिसका दूसरा नाम है संगणना अनुसंधान। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, समग्र या समष्टि संग्रहण। समग्र यानी होल, सभी का, समस्त इकाइयों का। समष्टि जैसे अभी अपन 12th के अंदर अपने 2 तरह के अर्थशास्त्र की शाखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो अपन समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है समस्त इकाइयों का अध्ययन। तो अनुसंधान की इस विधि में समूह की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जब अपन को अनुसंधान करना है, अपन अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर जाते हैं, तो अपन को जिन इकाइयों का अध्ययन करना है, जब हम प्रत्येक इकाई से उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, तो यह विधि कहलाती है समग्र या समष्टि संग्रहण या फिर संगणना अनुसंधान। जैसे कि समझ लो आप एक फैक्ट्री के अंदर गए और आपको फैक्ट्री के मजदूरों के आय का अनुसंधान करना है, तो आप प्रत्येक मजदूर के पास जाएंगे, उससे उसकी आय के बारे में पूछेंगे, तो ये कहलाएगा समग्र या समष्टि संग्रहण। इसी में जब अपन किसी मद विशेष क्या अनुसंधान करते हैं, तो इसे इकाई अनुसंधान भी कहते हैं। बात है कि ये इकाई अनुसंधान अर्थात प्रत्येक के पास जा के उसकी जानकारी लेना। जैसे अपने भारत के अंदर जनगणना, जब बच्चों जनगणना होती है तो प्रगणक हमारे घर घर आते हैं, हमारे प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और अपना अनुसंधान करते हैं। तो भारत में जो जनगणना की विधि है वो समग्र या समष्टि संग्रहण है, अर्थात इसमें प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रत्येक इकाई के पास जा करके उससे संबंधित जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। तो समग्र या समष्टि जो संग्रहण है उसके उसके गुण क्या है कि उच्च कोटि की शुद्धता और गहन अध्ययन। इसमें शुद्धता बहुत अधिक होती है, मौलिकता होती है। क्यों? क्योंकि प्रगणक यह जो अनुसंधान करता है वो एक एक के पास जाता है, उसके बारे में स्वयं जानकारी एकत्रित करता है, तो भ्रामक या गलत आंकड़े आने की कोई संभावना इसमें नहीं रहती है। अर्थात ये उच्च कोटि की शुद्धता मिलती है, इसमें गहन अध्ययन होता है। लेकिन दोष क्या है? खर्चीली है। क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना है, तो उसको इतना समय चाहिए, उसको इतने व्यक्ति भी तो चाहिए जो हर किसी के पास जाएंगे। तो ये खर्चीली है, असुविधाजनक है और बड़े एरिया के लिए अनुपयुक्त है। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है, यदि आपको एक दिन के अंदर 100 घरों का सर्वे करना है तो ये इम्पॉसिबल है। तो जो ये समग्र या समष्टि अध्ययन है वो उस वक्त के लिए अच्छा है जब हमारा एरिया छोटा हो, संकीर्ण एरिया हो। हमारा अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान का जो क्षेत्र है जब छोटा होगा, तब अनुसंधानकर्ता के लिए समष्टि, जिसको संगणना अनुसंधान कहते हैं, ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो ये तो आंकड़ों के संग्रह की समष्टि या संगणन अनुसंधान विधि हो गई। दूसरी विधि है न्यायदर्श या प्रतिदर्श अनुसंधान, जिसे नमूना या प्रतिचयन संग्रहण भी कहते हैं। न्यायदर्श, प्रतिदर्श, सैंपल मतलब इसमें नमूना, इसमें क्या करते हैं? समग्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन न करके चुनिंदा प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं। जहाँ समष्टि या समग्र अनुसंधान में अपन प्रत्येक इकाई के पास जा रहे थे, प्रत्येक इकाई का अध्ययन कर रहे थे, वहीं यदि हम प्रतिदर्श अनुसंधान कर रहे हैं, हम सैंपल के द्वारा अनुसंधान कर रहे हैं, हम नमूने के द्वारा अनुसंधान कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्रत्येक इकाई के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रैंडमली हम कुछ इकाइयों को चुन लेते हैं और उन इकाइयों के ऊपर से अपन जानकारी हासिल कर लेते हैं और अपना अनुमान लगा लेते हैं कि ये सभी इकाइयाँ भी
इसी तरह की होगी। तो जैसे अपन एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं कि जैसे अपन जब चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्रत्येक चावल को थोड़ी छू के देखते हैं कि पका या नहीं। चावल 2-4 चावल को देख लेते हैं कि यदि ये पक गए तो अनुमान लगा लिया जाता है कि भगोनी के सारे चावल पक गए। इसी प्रकार बोरों के अंदर गेहूँ या कोई अनाज पड़ा हुआ है और अपन को उसकी क्वालिटी देखनी है तो अपन उसमें से कुछ नमूना निकाल लेते हैं, वो भी रैंडमली कहीं से भी थोड़ा सा उठा लिया और देख लिया कि हाँ गेहूँ अच्छे या अनाज अच्छा है, तो अपन अनुमान लगा लेते हैं कि सारी बोरी की गेहूँ अच्छे हैं। और इसी प्रकार मेडिकल के अंदर भी होता है, आपके ब्लड का टेस्ट करना है तो आपके पूरे ब्लड को नहीं, ब्लड का एक सैंपल निकाला जाता है और उस सैंपल को चेक किया जाता है। सलाइवा का चेक करना है, जैसे अभी कोरोना टेस्ट जब चल रहा था तो आपकी लार को का जरा सा भाग निकाल करके चेक करते थे कि यदि इसके अंदर कोरोना के वायरस है तो ये कोरोना पॉजिटिव है, अदरवाइज़ ये मान लिया जाता था कि पूरी बॉडी के अंदर कोरोना के वायरस नहीं है। तो ये ऐसी विधि है न्यायदर्श, नाम याद रखना है अपन को, प्रतिदर्श अनुसंधान या नमूना प्रतिचयन विधि। समग्रों के संग्रहण की इस विधि में प्रत्येक इकाई का अध्ययन न करके रैंडमली कुछ इकाइयों, कुछ नमूने का चुन लिया जाता है, चूज़ कर लिया जाता है और उन्हीं प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके अनुमान लगा लिया जाता है कि सभी इकाइयाँ का यही बात होगी। अब आगे बात करते हैं कि इसके गुण क्या है। तो इसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना है, क्योंकि आप रैंडमली चूज़ कर रहे हो। पूरे बोरी के अंदर गेहूँ है तो आप रैंडमली एक मुट्ठी गेहूँ ले रहे हो तो ये एक मुट्ठी गेहूँ पूरी बोरी में से कुछ भी हो सकता है, अर्थात सभी इकाइयों की चुने जाने की समान संभावना है। ये एक वैज्ञानिक विधि है और मितव्ययी विधि है, साइंटिफिक मेथड है और कम खर्चीली है। क्यों? क्योंकि इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। एक मुट्ठी निकाल लिया, देख लिया, पूरे चावल को क्या टेस्ट करना है, चावल के 4 दाने देख लिए, सब्जी बना रहे हो, सब्जी पकी या नहीं तो एक सब्जी का टुकड़ा देख लीजिए, पूरे ब्लड को टेस्ट करने की क्या आवश्यकता है। तो ये कम खर्चीली, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली विधि है। लेकिन दोष क्या है? दोष ये है कि हमें इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है, अर्थात हमें विशिष्ट ज्ञान वाले अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। वही ये रैंडमली, क्योंकि हमको रैंडमली क्या चूज़ करना है, क्या हम रैंडम कुछ थोड़ा सा को देख करके हम अनुमान लगा लेंगे पूरी बोरी के गेहूँ का? तो इसके लिए एक अनुभवी और विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। कभी कभी भ्रामक और अशुद्ध रिजल्ट मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो जिस नमूने के अंदर रैंडमली आपने जिस चीज़ को चूज़ किया है हो सकता है वो बिल्कुल सही हो, लेकिन बाकी इकाइयाँ सही नहीं हो। तो ये उस वक्त ठीक है ये विधि जहाँ पर इकाइयाँ सज जाती है, लेकिन यदि समरूपता नहीं है इकाइयों में तब ये विधि कोई भी काम की नहीं है। तो इस प्रकार इसके लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, भ्रामक परिणाम मिल सकते हैं और किसी के छूटने का भी डर है, सभी इकाइयों का अपन अध्ययन न भी कर पाए, और इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रकार समग्र का जो संग्रह है उसकी 5 विधियाँ अपन ने पढ़ी और 2 तरीके और देखे, समग्र और न्यायदर्श या प्रतिदर्श। अब बच्चों समग्र जो समंक होते हैं या समग्र के 2 प्रकार हैं। पहला है या अपन उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, इकाइयों की संख्या के आधार पर अपन समंक क्या होते हैं, और इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर समंक क्या होते हैं। अर्थात हमको समंक, जब हम समग्र की बात करते हैं, जब हम समष्टि इकाइयों के अध्ययन की बात करते हैं, उस वक्त हमको देखना है कि समंक 2 तरह के हैं, संख्या के आधार पर और उनके अस्तित्व के आधार पर हमने समंक को 2 भागों में बांट रखा है। इकाइयों की संख्या के आधार के ऊपर समंक होते हैं वो परिमित समंक और अपरिमित समंक। परिमित इट मीन्स निश्चित है ना, और अपरिमित मतलब अनंत। जैसे यदि आपको पता लगाना है कि 1 अप्रैल 2011 को भारत की जनगणना कितनी थी, तो इसका एक कोई निश्चित आंकड़ा मिलेगा। तो ऐसे आंकड़े जिनकी संख्या निश्चित है, जिनको गिना जा सकता है, जो मेजरेबल है, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें अपन निश्चित या परिमित समंक कहते हैं। और इसके अंदर आते हैं जैसे कि तो फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, तो फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या निश्चित है। परिवार के अंदर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या, तो जो कि निश्चित है, जिसको अपन माप सकते हैं, जिनकी कोई लिमिट है, उसे अपन कहते हैं परिमित समंक। लेकिन दूसरा है अपरिमित समंक, ऐसे समंक जिनको गिनना संभव नहीं हो। जैसे यदि ये कहा जाए कि हमारे सिर के बालों की संख्या बताइए, तो ये ऐसे समंक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो कहलाते हैं अपरिमित समंक। जैसे आसमान में तारों की संख्या,
तो इस तरह से जो समंक है उसके अपने दो आधारों के ऊपर उसका वर्गीकरण किया है, इकाइयों की संख्या के आधार पर और अस्तित्व के आधार पर। इकाइयों की संख्या के आधार पर परिमित समंक देख लिए, अपरिमित समंक देख लिए। अब इकाइयों की अस्तित्व के आधार पर वास्तविक और काल्पनिक दो समंक होते हैं। यदि अपन वास्तविक समंक अर्थात जिनका अस्तित्व है, जैसे कि तो फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, अरे मतलब जिसका कोई रिजल्ट है, जैसे यदि अपन बात करें यहाँ निश्चित है, जो वास्तविक है, जो तो जैसे अपन को पता लगाना कि फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या का यदि अनुमान लगाना है या पता लगाना है, सॉरी, तो ये कहेंगे वास्तविक समंक। लेकिन कुछ होती है काल्पनिक बातें, जैसे आप पासे को फेंकिए या सिक्के को उछालिए, सिक्का उछालो, हेड आएगा टेल आएगा, कोई निश्चित बात नहीं है। पासा फेंक दिया, 1 से 6 के बीच में क्या अंक आएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे समंक जिनका परिणाम कुछ भी हो सकता है वो होते काल्पनिक समंक, अवास्तविक या काल्पनिक समंक। लेकिन हमें पता है कि जिसका रिजल्ट यही होगा तो इसको कहते हैं वास्तविक समंक। तो ये हो गया समग्र के प्रकार या समंकों का वर्गीकरण। आगे अपन देखते हैं, जब अपन अभी इसकी दोनों प्रकार देख लिए थे, समग्र या समष्टि संग्रहण और न्यायदर्श और प्रतिदर्श अनुसंधान, तो अपन को यहाँ पर अपन दोनों का अंतर देखेंगे और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि किस वक्त हमें किस विधि का प्रयोग करना है। जैसे यदि हमें ऐसा है कि बहुत मामला सेंसिटिव मामला है, अधिक शुद्धता की आवश्यकता है, अधिक मौलिकता की आवश्यकता है, तो हमारे लिए समष्टि अध्ययन ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमें देखना है कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव बात नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत भ्रामक होगा तब भी चलेगा, तो ऐसे के अंदर अपन को प्रतिदर्श अनुसंधान चुनना होगा, क्योंकि इसमें कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो बातों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, एक तो दोनों विधियों का अंतर भी देख रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि किस क्षेत्र के अंदर, किस अनुसंधान के अंदर कौन सी विधि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जब समस्त के अध्ययन की आवश्यकता है तो हमें समष्टि अध्ययन देखना है, लेकिन हमें ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता नहीं है तो हमें न्यायदर्श या प्रतिदर्श सर्वेक्षण या अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि हमारा एरिया बहुत छोटा है, हमको सीमित क्षेत्र के अंदर यदि अनुसंधान करना है तो समष्टि अध्ययन कीजिए। लेकिन यदि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर जाना थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर जाना कठिन है, ऐसे के अंदर हमें प्रतिदर्श सर्वेक्षण को चुनना चाहिए। ये अपव्यय और ये मितव्ययी है, मतलब यदि हमारे पास बजट अच्छा है तो अपन को समष्टि अध्ययन को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन यदि हमारे पास अभी खर्चा कम करना चाहते हैं, ऐसे के अंदर प्रतिदर्श अनुसंधान अच्छा रहेगा। इसका प्रबंध करना कठिन है, किसका? समष्टि अध्ययन यदि हमें करना है तो इतने सारे लोग, इतना एरिया, ये कठिन विधि है। लेकिन यदि हमें सरलता से कार्य करना है तो प्रतिदर्श, यदि हमारे पास समय भी कम है तो प्रतिदर्श अनुसंधान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने बात कर चुकी है, अधिक शुद्धता की आवश्यकता है तो समग्र अध्ययन कीजिए, लेकिन यदि सामान्य शुद्धता की आवश्यकता है तो प्रतिदर्श अनुसंधान अच्छा रहेगा। यदि सभी इकाइयाँ, जितनी भी इकाइयाँ हैं, अनुसंधान की सभी इकाइयाँ सजातीयाँ हैं तो हमें प्रतिदर्श सर्वेक्षण करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि एक रूप या सजातीय इकाइयाँ, लेकिन यदि हमारे पास यदि वो विजातीय इकाइयाँ हैं, ऐसे में समग्र या समष्टि अध्ययन ही अच्छा रहेगा। अर्थात जो समष्टि अध्ययन होता है वो सजातीय और विजातीय दोनों आंकड़ों के लिए, दोनों अनुसंधान के लिए अच्छा है, लेकिन जो प्रतिदर्श अनुसंधान है वो ओनली सजातीय इकाइयों के ऊपर ही काम आता है। इस प्रकार अपन को अपने विवेक से देखना होगा, अनुभव के आधार पर देखना होगा कि किस प्रकार के अनुसंधान के अंदर अपन समष्टि या समग्र या संगणना अनुसंधान यूज़ करें और किस प्रकार के अनुसंधान के लिए अपन प्रतिदर्श या सैंपल के द्वारा अनुसंधान करें। तो बच्चों, इस प्रकार आंकड़ों का जो संग्रह का जो लेसन था अपना सेकंड लेसन, इसके अभी तक अपन ने कुल 3 वीडियो देख लिए और तीनों वीडियो के साथ अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर अपन अच्छे से देख लिया कि समंक क्या है, अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का अध्ययन अपन देख रहे हैं और इसके अंदर अपन ने समंकों के संग्रह की विधियाँ देखी है। 5 विधियाँ अपन ने पहले देख ली थी और आज 2 प्रकार और देख लिए और साथ में देख लिया कि किस प्रकार के अनुसंधान के अंदर अपन को कौन सी विधि अच्छी रहेगी और आंकड़े भी किस तरह के होते हैं, परिमित अपरिमित आंकड़ों के बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया। इस प्रकार अपना इस बुक के 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए। चैप्टर 3 के साथ अपन फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।